हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कहाँ के मेट्रो रेलवे को 17वां रेलवे जोन घोषित किया गया? तो कोलकाता मेट्रो को घोषित किया गया था, 2010 में घोषित किया गया था। एशिया क्रिकेट कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा 2022 की मेज़बानी। और वहीं 2021 की कौन करेगा? श्रीलंका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारी करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर की सीरीज़ का ये 800वां एपिसोड है। 800वां एपिसोड यानी 800 वीडियो लगातार बनी है डेली करंट अफेयर की। मुझे भी नहीं याद है कि लास्ट बार वीडियो मैंने कब नहीं बनाई थी, किस दिन वीडियो मिस हुई थी। ये आप लोगों का ही प्यार और सपोर्ट है जिस वजह से मैं डेली कंटिन्यू हो पाता हूँ। मुझे भी मोटिवेशन मिल पाता है, आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम में ये फ़ायदेमंद साबित होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इस वजह से थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं बता रहा हूँ उससे किसी की हेल्प हो रही है। और आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, इस वजह से मोटिवेशन बना रहता है। और डेली वीडियो बनाते बनाते 800 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 800 डेली करंट अफेयर, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसा ही अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो मैं डेली ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। दुनिया भर के लोगों को उनके अधिकार बताने, मानव अधिकार के हक को दिलाने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए, सशक्त बनाने के लिए मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ दिन पहले भी अभी मैंने बोला था कि विश्व मानव अधिकार दिवस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, दिसंबर मंथ से 1 दिसंबर, 4 दिसंबर और 10 दिसंबर ये 3 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तो भारतीय नौसेना दिवस है, इसको तो आपको याद ही होगा, बहुत बार रिवीजन कराया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सभी डेट बताऊँगा डे बाई डे। पहले विश्व मानवाधिकार दिवस के बारे में बात करते हैं। ये कब से शुरू हुआ? तो ये दोस्तों 10 दिसंबर 1948 से मनाया जाना शुरू हुआ। कब से? 10 दिसंबर 1948 से। इसकी थीम भी रखी गई है। क्या है थीम इस बार की? इस बार की थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या है? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अब हम लोग दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का स्थापना दिवस था, 56वां स्थापना दिवस। और 1 दिसंबर को ही नागालैंड राज्य का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। तीनों को ही याद रखना है। 2 दिसंबर आया, 2 दिसंबर को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और दास उन्मूलन दिवस, दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है 2 दिसंबर को ही। 3 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को जैसे मैंने आपको बताया भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को भी इंपॉर्टेंट डे होता है दोस्तों, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। फिर 7 दिसंबर आता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सिविल एविएशन डे। और 7 दिसंबर को ही भारत में क्या मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और वहीं 9 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो ये थे दिसंबर मंथ के अभी तक इम्पोर्टेंट डेज। बाकी के सभी महीनों के इम्पोर्टेंट डेज, उनकी थीम, उनके बारे में डिटेल्स आपको MZT ऐप में मिल जाएगी। MZT ऐप में जाइए, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, दिवस और थीम में जाइए, सभी महीनों की डे बाय डे आप रीड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है दोस्तों राजेश बिंदल को। हालांकि इनको अभी कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यवाहक मैंने आपको कई बार बताया है कि जब कोई परमानेंट नहीं होता है, कोई परमानेंट रिटायर होता है, तो फिर उस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर सीनियर पर्सन होता है उसको नियुक्त कर दिया जाता है टेम्प्रोरी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए होता है जब तक के लिए कोई नियुक्ति ना हो जाए परमानेंट तौर पर। तो ऐसे ही राजेश बिंदल जी दोस्तों इस हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में ये सीनियर मोस्ट जज हैं। तो इनको वहाँ पर कार्यवाहक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे। ये किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं गीता मित्तल की जगह पर। गीता मित्तल आप सभी को पता है, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं।
तो इनकी जगह पर आए हुए हैं। ओके, तो कब तक रहेंगे? जब तक कि कोई नई नियुक्ति हो न जाए। तो याद रखिएगा, अभी ये एक्टिंग वहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, दोनों का हाईकोर्ट का एक ही नाम है, मतलब दोनों जगह का हाईकोर्ट एक ही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। कब से? ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 से। वैसे अलग तो कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को ही, लेकिन आधिकारिक तौर से 31 अक्टूबर 2019 से ये यूनियन टेरिटरी बनाए गए। कैसे बनाए गए? आर्टिकल 370 को और 35A को हटा करके। ओके, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब अलग किया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई, तो यहाँ पर दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए। अब जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर तब नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि वर्तमान में कैग हो चुके हैं। ठीक है, वो पहले बने थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। हालांकि अब कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। लद्दाख की बात करें तो ये राधा कृष्ण माथुर जी यहाँ पर बनाए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि अभी भी हैं वहाँ के। ओके, चलिए, लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये आत्मनिर्भर भारत योजना नहीं है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की आत्मनिर्भर महिला योजना है। आत्मनिर्भर भारत योजना ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी ये लॉन्च किया है अपना आत्मनिर्भर महिला योजना। अब इस योजना का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है दोस्तों, जो बड़ौदा गोल्ड लोन है स्कीम, उसके तहत आत्मनिर्भर महिलाओं को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, कैसे? इस बैंक के तहत दोस्तों जो आत्मनिर्भर महिलाएं होंगी उनको 0.5% तक की छूट दी जाएगी रिटेल लोन पर। यानी अगर वो रिटेल लोन लेना चाहती हैं तो 0.5% की उनको छूट दी जाएगी, और अगर वो एग्री गोल्ड लोन लेना चाहती हैं तो एग्री गोल्ड लोन पर उनको 0.25% की छूट दी जाएगी। क्लियर? किसको? आत्मनिर्भर महिलाओं को। तो ये किसकी योजना है? बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानिए। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। सरकारी बैंक की बात हो रही है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। पहले नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, दूसरे नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक PNB, और तीसरे पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीसरी ना होती अगर इसमें विजया बैंक और देना बैंक का विलय ना होता तो। याद होना चाहिए आपको, 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके, अच्छा, 1 अप्रैल 2019 को इसका विलय हुआ इस बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, देना बैंक और विजया बैंक का। ठीक 1 साल बाद 10 बड़े भारतीय बैंकों का विलय करके 4 बड़े भारतीय बैंक बना दिए गए सरकारी बैंक। इन सब पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। 10 बैंकों का विलय होकर के कौन कौन सा बैंक बना उसके बारे में बताया हूँ। वर्तमान में जो 12 सरकारी बैंकें बची हैं इन पर भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो आप दोनों ही वीडियो देख सकते हैं सर्च करके। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं संजीव चड्ढा जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये आज आयोजित किया जाएगा, यानी आज इसका उद्घाटन करेंगे एक्चुअली में। ठीक है, अब देखिए ये क्यों आयोजित किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव दोस्तों महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की 138वीं जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। 138वीं जयंती है महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की, उन्हीं की जयंती पर यह आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन दोस्तों वनविल कल्चरल सेंटर द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? वनविल कल्चरल सेंटर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब चलिए दोस्तों हम लोग रिवीजन कर लेते हैं उन महोत्सव और मेलों के नाम को जो पिछले महीनों में आए थे चर्चे में। गंगा उत्सव मनाया गया, 3 दिवसीय ये वर्चुअली आयोजन हुआ इसका। हार्नवेल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया, ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया गया। दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया, ठीक है, दीपावली के अवसर पर। तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया, तुंगभद्रा नदी पर। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये इस बार रद्द कर दिया गया, यानी नहीं मनाया गया, ये मेघालय के शिलांग में मनाया जाता है। नागार्जुन वेसा महोत्सव पुरी जगन्नाथ मंदिर में मनाया गया, 26 वर्षों के बाद मनाया गया इस बार, ठीक है, उड़ीसा में। कीर्ति गई दीपम त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया गया। और आपको पता होगा कोणार्क में एक मनाया गया, कोणार्क का नृत्य महोत्सव मनाया गया। और एक और उड़ीसा में ही मनाया गया, कौन सा? ये सैंड आर्ट महोत्सव था, ठीक है, रेत कला महोत्सव, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में मनाया गया। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी?
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक अब आयोजित की जाएगी दोस्तों सिंगापुर में। इससे पहले आयोजित की जानी थी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्नबर्गन स्टॉक में। लेकिन ल्यूसर्नबर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड जो है वो है यूरोप में, और वहाँ पर अभी भी कोविड-19 महामारी लगभग बढ़ ही रही है, मतलब वहाँ पर खतरा टला नहीं है अभी पूरी तरीके से। तो कोविड-19 महामारी के वहाँ पर केसेस को देखते हुए इस बैठक को टालने की घोषणा की गई, लेकिन इस बार डेट नहीं टलेगी, इस बार जगह को टाल दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब स्विट्जरलैंड में ना होकर के अब ये आयोजित होगा सिंगापुर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक इस बार होगी सिंगापुर में आयोजित। अब दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1971 में, और इसका हेडक्वार्टर है कोलेग्नी स्विट्जरलैंड में। इसके संस्थापक और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाब जी। अच्छा, एक बात तो बताना भूल ही गया, ये बैठक आयोजित कब होगी? ये बैठक 16 से 21 मई 2021 को आयोजित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों एनिका सोरेनस्टैम। कौन? एनिका सोरेनस्टैम। ये स्वीडन की हैं और ये पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हैं गोल्फ की। ओके, तो इनको इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 1 जनवरी 2021 से अपना पद ग्रहण करेंगी, यानी इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 के बाद से प्रभावी रूप से शुरू हो जाएगा। किसकी जगह पर आई हैं? ये आई हैं पीटर डासन की जगह पर। किसकी जगह पर? पीटर डासन की जगह पर। ये दोस्तों 10 सालों तक रहे हैं इसके अध्यक्ष, और अब 10 साल के बाद से अपना पद छोड़े हैं, तो इनकी जगह पर अब एनिका सोरेनस्टैम को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेज़बानी मालदीव से बदलकर कहाँ की गई? दोस्तों अब इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेज़बानी मालदीव नहीं करेगा, इसकी जगह पर अब मेडागास्कर करेगा, ठीक है। तो मेडागास्कर इसका आयोजन करने वाला है इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 का। अभी हाल ही में इंडियन ओशियन आइलैंड महासंघ के जो सदस्य हैं उन सदस्यों ने इसका आयोजन ट्रांसफ़र करने वाले मुद्दे पर वोटिंग किया, और सबसे ज़्यादा वोटिंग रहा मेडागास्कर की तरफ। तो इसलिए अब मेडागास्कर आयोजन करेगा इसका। मेडागास्कर कहाँ पर है? चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। मेडागास्कर जो है वो बहुत ही आसानी से आप वर्ल्ड मैप में पहुँच जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम लोग आएंगे इस साइड नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको ये जो देश दिख रहा है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास में ही मेडागास्कर यही है, ये रहा मेडागास्कर। बिल्कुल ईजी तरीके से आप पहुंच सकते हैं वर्ल्ड मैप में। मेडागास्कर ये रहा। यहाँ की राजधानी क्या होती है? एंटानानारियो। क्या है? एंटानानारियो है यहाँ की राजधानी, ये है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एनरी राजोलिना। कौन है? एनरी राजोलिना। यहाँ की करेंसी होती है मालागासी एरीरी, मालागासी एरीरी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, इसकी नई अध्यक्ष बनाई गई दोस्तों जेना वोल्ड्रिज। कौन? जेना वोल्ड्रिज को बनाया गया वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष। ये 10वीं अध्यक्ष बनी हैं और दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। ये वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी न्यूजीलैंड की सुसी सिमकोक। कौन थी? सुसी सिमकोक की पहली महिला, लेकिन ये दूसरी महिला है। अच्छा, किसके स्थान पर ये बनाई गई हैं? तो ये आई हैं जैक्स फोर्टेन के स्थान पर। किसके स्थान पर? जैक्स फोर्टेन के स्थान पर आई हैं, जो कि फ्रांस के हैं। ओके, अच्छा, जेना वोल्ड्रिज जो हैं दोस्तों ये इंग्लैंड की हैं, और इससे पहले 6 वर्षों तक ये यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन आया है, इसके बारे में भी जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1967 में, 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के होस्टिंग में। कहाँ पर? होस्टिंग, यूनाइटेड किंगडम में। और इसकी अध्यक्ष अब कौन बनाई गई? जेना वोल्ड्रिज। नेक्स्ट, फुटबॉल खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो फुटबॉल खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं, ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं मारा गोमेज। कौन? मारा गोमेज। मारा गोमेज को दोस्तों अर्जेंटीना में अभी हाल ही में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन से खेलने की मंजूरी मिल गई है। तो ये हैं दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला फुटबॉल खेलने वाली, और ये विला सैन कार्लोस की तरफ से खेलती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आनंद बनर्जी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया?
तो अभी हाल ही में आनंद बनर्जी जी को दोस्तों डेमोक्रेट पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भारत के राजदूत होंगे, भारत की तरफ से राजदूत होंगे। ओके, इससे पहले ये कहाँ पे हैं? तो इससे पहले दोस्तों अभी ये वर्तमान बात करें तो चटगांव में एज ए असिस्टेंट हाई कमिश्नर है, ठीक है, सहायक उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे हैं आनंद बनर्जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। तो इस बार दोस्तों बजरंग पूनिया और इलावेनिल वलारिवान को, इन दोनों को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन चुना गया है। इन दोनों को अपनी अपनी कैटेगरी में चुना गया है। जैसे बजरंग पूनिया जो हैं ये रेसलर हैं और इलावेनिल वलारिवान जो हैं ये हैं शूटर, ठीक है, यानी निशानेबाज हैं। ओके, बजरंग पूनिया के बारे में बात करें दोस्तों तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। कब मिला था? 2019 में मिला था राजीव गांधी का खेल रत्न। पद्मश्री भी ये पा चुके हैं, उसी वर्ष पाए थे, 2019 में पद्मश्री मिला है। अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है 2015 में, ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कई चैंपियनशिप वगैरह जीती हुई हैं, जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, इन सब में गोल्ड जीत चुके हैं, ठीक है। बजरंग पूनिया रेसलर हैं, इलावेनिल वलारिवान ये हैं शूटर, निशानेबाज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है नोमुरा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में किस देश की अर्थव्यवस्था एशिया में सबसे तेज बढ़ेगी? तो नोमुरा जापान की एक एजेंसी है, इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसने बताया है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में यानी 21-22 में भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी वो एशिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। इसने एक लिस्ट जारी की है, बाकायदे एक पूरा रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि 2020 में, जो 2020 का फाइनेंशियल ईयर में, इसमें तो 7.1% निगेटिव में रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी -7.1% रहेगी। लेकिन अगला जो वित्तीय वर्ष होगा इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.9% की दर से पॉजिटिवली बढ़ेगी, ठीक है, 9.9% ग्रोथ रेट होगी जीडीपी ग्रोथ रेट, और वो भी पॉजिटिव में होगी अगले वर्ष, और जो कि होगी एशिया में सबसे तेज़। तो आप लोग जैसा कि आप लिस्ट देख पा रहे हैं सभी देशों के बारे में इसमें बताया भी गया है। तो जापान की नोमुरा जो एजेंसी है उसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अपना प्रेडिक्शन भी किया है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर देना। और मंथली करंट अफेयर की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर की ई बुक आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, तो आप लोग वहां पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक फुल डिटेल में, कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज और एंड में प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? अगला है, फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो एक्सप्लेन करके। वीडियो आप देख लिए हो तो जाओ MZT ऐप पर इसकी क्विज सॉल्व कर लो, वहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आपको इमेज फॉर्मेट में वन लाइनर क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिए जाएंगे, तो आप वहां से भी जा करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल लगते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।